नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ दबाव फिर से यहां पर देखने को मिला है। बाजार में जिस तरह की ओपेक और एलाइज की स्टेटमेंट है उसके ऊपर बाजार की नजर है, और इसके साथ साथ यूएस फेड की मीटिंग के मिनट्स भी यहां पर आने वाले हैं। तो उससे पहले जिस तरह का डिक्लाइन हमने डॉलर में देखा है उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर प्राइसेस में। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर फिर से खरीदारी के मौके निकलने लगे हैं। हल्की सी बढ़त के साथ आज यहाँ पर कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1740 के लेवल्स यहाँ पर वापस आए हैं, और जहां तक चांदी की बात है $21 प्रति आउंस के आसपास के स्तर। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली आज भी जारी है। यहां पर आवक बाजारों में बढ़ी है, जिसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है, लेकिन कॉटन के भाव अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले ऑन द हायर साइड हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, साथ ही साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं हमारे साथ। कॉटन की ही बात यहां पर सबसे पहले करेंगे, क्योंकि मुनाफा वसूली यहां पर बाजार में लौटती हुई नजर आई है। MCX की आप बात करें तो 30,000 के ऊपर के स्तर बरकरार हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में स्पॉट मार्केट्स में जिस तरह से आवक बढ़ी है, जहां पे माना जा रहा है कि 1,30,000 बेल्स के ऊपर की आवक अब यहां पर आने लगी है, तो 65 के आसपास 65,000 के पर बेल के आसपास के लेवल्स हमने यहां पर अब बनते हुए देखे हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो आवक पे ही आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर अब एक बढ़त देखने को मिली है। भावों में उस तरह की गिरावट नहीं है जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। $65,000 रुपए पर कैंडी के आसपास के स्तर अभी भी यहां पर कायम है। आवक और प्राइसेस का जो ये तालमेल है, आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, अराइवल बहुत स्लो है लास्ट ईयर के कंपेयर में। लास्ट ईयर जो नवंबर में अराइवल थी, उससे इस साल हम लोग 15 से 20 लाख बेल्स पीछे हैं। तो फार्मर्स कपास को होल्ड करता है, जैसे भाव कम हो जाते हैं वो अराइवल स्टॉप कर देता है, भाव बढ़ जाता है वो बेचने को माल लाता है। तो अराइवल का प्रॉब्लम ये कब सॉल्व होगा ये मालूम नहीं है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि फार्मर इतने स्ट्रांग हो गए जी मनीषा जी। और जो रेट है वो 65,000 से लेके 67,000 रुपीज के अभी क्वालिटी के हिसाब से भाव है। मगर मिलों की भी अभी थोड़ी बाइंग बढ़ गई है, थोड़ा थोड़ा माल सब मिलों को लेना है। मिलें फिर से चालू हो रही है, और अभी गुजरात की मिलें हैं उनको एट पार जैसी पोजीशन हो गई है। जो पहले लॉस था 10% का, अभी लॉस निकल के एट पार पोजीशन हो गई है। तो थोड़ा डिमांड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट ये रेट में तो 66 67 में अभी थोड़ा 1 वीक ऐसा लगता है कि ये रेट पे स्टडी होगा जी मनीषा जी। ओके अगर हम की रीजन्स की बात करें अतुल जी, तो अभी अराइवल्स के नंबर्स हालांकि कमजोर दिख रहे हैं, बट सो फार है कैसे? और जैसे प्राइसेस पे आपने कहा कि एक हफ्ते तो स्टेडी रहेंगे, लेकिन आगे के ट्रेंड्स पर मौजूदा स्थिति में क्या रह सकते हैं? क्योंकि भले ही प्राइसेस हमने हायर लेवल से हल्के होते हुए देखे हैं, लेकिन अभी भी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले ऊपरी लेवल्स पर ही है कॉटन के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में। जी, आपने सही कहा। अपने हमारे जो इंडियन रेट है आज भी करीब करीब 10% हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा है। तो ना तो ये रेट में हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है, ना मिलों की बाइंग बढ़ सकती है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली दिसंबर में अराइवल बढ़ेगी और तभी मार्केट पे प्रेशर आएगा। और अगर एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं रही तो ऐसा लगता है कि एक बार 60,000 का लेवल दिसंबर महीने में हम देख सकते हैं जी दीपाली जी। अतुल जी, तो फिर जिस तरह की स्थिति बाजार में है, और जैसा कि बाजार जानता भी है कि इस बार हमने एक्सपोर्ट्स काफी कम होते हुए देखे हैं, जो टारगेट है उससे तो काफी कम है। जिस तरह की अब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर चीन से मांग नहीं है, फिर से कोविड केसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी मांग उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने पिछले साल आते हुए देखी थी। तो किस तरह के एक्सपोर्ट्स फिलहाल हैं, और ये साल किन स्तरों पर खत्म होता हुआ देखेंगे आप एक्सपोर्ट्स के लिहाज से? जी, इस साल कॉटन एसोसिएशन के हिसाब से जो लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट हुआ था उसमें 30 to 35% का रिडक्शन होगा। लास्ट ईयर 43 लाख बेल्स एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल ऐसा लग रहा है कि हम मुश्किल से 25-30 लाख बेल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट का मेन टाइम है, हम 70% एक्सपोर्ट अक्टूबर से जनवरी तक कॉटन का करते हैं, और अभी कुछ भी ऑर्डर भी हाथ में नहीं है और कोई शिपमेंट भी नहीं हो रहा है। 2 महीने तो अक्टूबर और नवंबर तो चले गए। तो ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट में डिमांड, अगर हमारे प्राइस बहुत गिर जाते हैं
तो ही एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत डिमांड आएगा, नहीं तो डिमांड नहीं आएगा। चाइना बिल्कुल बाइंग में नहीं है, और बांग्लादेश में फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, तो वहां भी एलसी खुल नहीं रही है। एलसी अगर खुल गया तो उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत कठिन है इस साल। जी मनीषा जी। तो एक्सपोर्ट की सिचुएशन तो ट्रिकी है ही, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस अभी भी ग्लोबल मार्केट से ऊपरी लेवल्स पे बने हुए हैं। अच्छा, क्विकली एक चीज और अतुल जी, रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि फार्मर्स के पास भी जो कॉटन है वो भी होल्ड बैक कर रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि शायद प्राइसेस बढ़ेंगे और तब वो मार्केट में लेकर आए। इस फ्रंट पे क्या कमेंट्स हैं आपके, कितनी पॉसिबिलिटी ये दिख रही है? और दूसरी तरफ अगर मिलर्स की डिमांड की बात करें, आपने कहा कि डिमांड आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फिलहाल आनी शुरू हुई है, तो कितनी डिमांड अभी है मिलर्स की ओर से? जी, पहले मैंने आपको बता दूं, फार्मर्स का जो आपने बोला, फार्मर्स की ये पोजीशन है कि फार्मर के घर कपास से भर गए हैं। इतना कपास इस साल फार्मर ने घर में डाल दिया। इसकी वजह है कि कपास की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फार्मर को ऐसा लगता है लास्ट ईयर हमने 12,000 से 15,000 तक कपास बेच लिया, और अभी ये 8,000 से 9,000 रुपए के भाव है, तो ये भाव बढ़ेंगे ऐसा उनके माइंड में है। तो वो जो भी कपास आ रहा है वो घर में रख रहे हैं और बेच नहीं रहे हैं। तो कपास बहुत है घरों में, मगर अब देखना ये है कि फार्मर कब तक होल्डिंग कर सकता है, वो देखेंगे। और दूसरा जो आपने बोला कि मिलें चालू हो रही है, और हर एक मिल की इन्वेंट्री बहुत कम है, 10 से 20 दिन का हर एक मिल के पास माल है। तो माल सब मिलों को लेना है और टाइम पे लेना है, क्योंकि मिलें भी चलानी है। 4 महीने से मिलें बंद थी, तो मिलें फिर से रीओपन हो रही है, और अभी थोड़ा थोड़ा पैरिटी भी मिलों को आ रहा है। तो डिमांड भी है, मगर अराइवल पिकअप नहीं हो रही है, ये मेन प्रॉब्लम है। जी, और इसीलिए प्राइसेस हमने 65-67,000 के आसपास देखे हैं, और एमसीएक्स में 30,000 का स्तर यहाँ पर टूटता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इवन एज फसल अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जब तक किसान इसे होल्ड करेंगे, आवक बाजार में नहीं आएगी, तब तक प्राइसेस में कोई बहुत बड़ी गिरावट की इन स्तरों से एक्सपेक्टेशन नहीं है। रुपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे इन करंट लेवल से आपकी क्या राय रहेगी कॉटन के प्राइसेस पर? तुरंत में प्रेजेंट अगर जैसे कि अतुल भाई ने बताया, अराइवल्स धीरे धीरे पिकअप हो रही है। मिल की डिमांड हल्के हाथों से शुरू हुई है 65,000 के लेवल से। मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे भाव नीचे जाएंगे, भाव बढ़ने की गुंजाइश मुझे जरा भी नहीं लग रही है, बिकॉज देयर इज नो एक्सपोर्ट डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत लिमिटेड है। तो वंस ये अराइवल्स 1,50,000 1,75,000 घाट के आसपास हो जाएगी, उसके बाद में मुझे लग रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाए। ओके, तो फिलहाल तो प्राइसेस स्टेडी रहेंगे, अराइवल्स आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो शायद यहाँ से थोड़ा भाव नीचे की तरफ जाते हुए दिखे। ये व्यू निकल कर आया है। चलिए, शुक्रिया अतुल जी आपका आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए फिलहाल की स्थिति पर, और क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है उस पर भी कमेंट करने के लिए। लेकिन कॉटन की बात हुई है तो एग्री कमोडिटी स्पेस में कुछ और स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं और बात कर लेते हैं ग्वारपैक की। रुपेश, आप ही का कमेंट लेना चाहेंगे। कल हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखे, आज वापस प्राइसेस 3-3% नीचे हैं, और कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में, और स्ट्रैटेजी क्या रिकमेंड करेंगे इन स्तरों से? जब सीजन की शुरुआत हुई अक्टूबर 15 के बाद, तभी सबका अंदाजा था कि 6,000 का लेवल होगा, लेकिन वो पूरे साल में होने की उम्मीद थी कि 15-20 दिन में ही 6,000 का लेवल आ जाएगा, इसी अपेक्षा किसी को नहीं थी। तो जो 30-35% का जो लास्ट 15 to 20 डेज में जंप आया है, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ऊपर के भाव में जो 6,200 6,300 के भाव में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, तेजी वाले ने अपना लैंड भी छोड़ दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इक्वली भी मार्केट में फार्मर्स जो 6,000 के लेवल पे बेचने के मूड में थे, उनकी भी अराइवल्स बढ़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेकंड मेन रीजन आ गया है, जो एक्शन ने मार्जिन जो इंपोज कर दिया इमीडिएट इफेक्ट है, उसके कारण भी जो जिसने बाइंग की थी वो अपना लैंड छोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड है। अराउंड मंदी नहीं लग रही, लेकिन दिस इज नॉट द राइट लेवल टू बाय। सेल तो नहीं करना चाहिए। 5,200 5,300 के लेवल आता है तो उसमें बाइंग करना चाहिए। रुपेश, आप बहुत नीचे के लेवल्स दे रहे हैं, 5,800 के स्तर है। आपको लगता है 5,200 के लेवल्स भी यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगे, और अगर हाँ तो कितने समय में आता हुआ देखते हैं ये स्तर आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार मार्केट स्टेडी होने में 5,500 के आसपास एक लेवल नेक्स्ट 2-3 डेज के सेशन में ही दिखना चाहिए, क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर ज्यादा है, और एट प्रेजेंट ये भाव में किसी को लेने की मतलब मन नहीं बन रहा है किसी का। 5,500 और 5,200 के बीच में अगर रेंज में आए तो जो नया लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाह रहे हैं वो लेवल पे आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक आध महीने में आना चाहिए 5,200 5,300 का लेवल।
ओके चलिए, तो ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है फिलहाल 5825 के लेवल्स ग्वार सीट में देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुकना है इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो नॉन एग्री स्पेस पर करेंगे फोकस, खासतौर से एनर्जी पैक पर, जहां पर कच्चा तेल तो दबाव में आया है लेकिन तेजी उभरी है। नेचुरल गैस में भाव 600 के ऊपर आ चुके हैं। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर रोजाना पिछले कई सेशंस में हमने 3 से 5% की मूवमेंट आते हुए देखी है। अगर कल की बात करें तो करीबन 1.5% का उछाल देखने को मिला, लेकिन आज वो तेजी यहाँ पर रुक नहीं पाई है और हल्की सी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर 88 के लेवल जस्ट अबाउट यहाँ पर ब्रेंट पे होल्ड कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन प्राइसेस को? जय, क्लियरली यूएस फेड मीटिंग के मिनट्स का बाजार को इंतजार है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सेक्टर के लिए। जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, जो क्रूड में हम लोगों ने एक गिरावट देखा था वो इस एंटिसिपेशन में था कि शायद यहाँ पे सऊदी अरेबिया अपना आउटपुट बढ़ा सकता है, बट वो न्यूज से सऊदी अरेबिया ने डिनाई किया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी अब देखने को मिलेगी। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री पे भी नजर रहेगी। एक्सपेक्टेड ये है कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री थोड़ा बढ़ के आ सकता है। देखिए, विंटर डिमांड यहाँ पे लाइकली है निकल के आने का, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा गिरावट करंट लेवल्स पे नहीं देखने को मिल रहा है। $80 नाइमेक्स की बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। प्राइसेस आई थिंक 6550 6500 के आसपास एक बेस बना के मुझे लगता है फिर से अपसाइड दिखा सकता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, जिसके कारण प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक एक दायरा जरूर है। 6550 से 6900 मुझे लगता है फॉर अ वीक ये दायरे में ही काम करना चाहिए। बायसनेस थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेडर्स चाहे तो अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, नेशनल गैस पे भी राय लेंगे, जहां पर हमने वापस एक तेज उछाल आते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने प्राइसेस, यूरोपियन गैस प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। जय, अब यहाँ क्या व्यू है? एक तो इनफैक्ट जो न्यूज फ्लो रहा है कि रशिया ने फ्लोस को कट किया है ऑन लास्ट गैस पाइपलाइन टू यूरोप, इसके कारण भी यूरोपियन गैस प्राइसेस बढ़े हैं, और दूसरी तरफ विंटर डिमांड तो एक फैक्टर है ही। आप कैसे देखते हैं अब प्राइसेस को आगे जाते हुए? दीपाली, देखिए, दो बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, एक तो विंटर डिमांड और दूसरा यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो गैस में देखने के लिए है वो एक तो विंटर डिमांड है, और दूसरी तरफ जिस तरह से रशिया की तरफ से हमने यहाँ पर इनकंसिस्टेंट सप्लाईज आते हुए देखी हैं, उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है। करीबन 5.5% की तेजी के साथ फिलहाल गैस के प्राइसेस में यहाँ पर कारोबार है। जय, आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या रहेगी? देखिए, नेचुरल गैस करंट लेवल्स पे आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि $7 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऑलरेडी है। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है, अगर आप लास्ट 1 वीक में देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा रनअप देखने को मिला है, तो एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। आई थिंक 600 एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट उसको ब्रीच नहीं कर पाता है तो फिर से प्राइसेस 530 520 देखने को मिलेंगे। तो हायर लेवल पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन होगी, फ्रेश लॉन्ग करने से बचें करंट लेवल्स पे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ले लीजिए, फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है इन लेवल से, ये है जय का सजेशन। हालांकि डे हाई पर ट्रेड करते हुए नेचुरल गैस का भाव फिलहाल MCX पर। लेकिन सोने चांदी पर भी राय ले लेते हैं। हालांकि आज अभी फ्लैट टोन पर ही ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन करना क्या है जय? खरीदेंगे यहाँ से सोने चांदी में या कोई और व्यू है? जी डेफिनेटली, मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी फ्लेवर है। डॉलर इंडेक्स में एक नरमी देखी जा रही है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है गोल्ड प्राइसेस के लिए, इनफैक्ट एंटायर बुलियन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हर डिप पे बाइंग की रणनीति रखें। अगर आप मीडियम अवधि के लिए भी बाई करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है। मुझे लगता है कि $1830 $1850 का लेवल हो सकता है दिसंबर या करंट ईयर में ही देखने को मिल जाए। लोअर साइड में अगर जब तक $1700 होल्ड करता है तब तक बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी में डिप्स पे करने की राय है। ऊपरी स्तरों पर अपने मुनाफे निकालने ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की उठापटक यहाँ पर सोने चांदी में आगे जाकर बरकरार रह सकती है, जब तक कि 14 दिसंबर को हम यूएस फेड की इस साल की फाइनल मीटिंग होता हुआ नहीं देखते। जाते जाते जय, आपसे मेटल्स पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, अक्टूबर में ग्लोबल एल्यूमिनियम में यहाँ पर करीब 3.5% का हमने इजाफा आते हुए देखा है प्रोडक्शन के लिहाज से। कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को, और एल्यूमिनियम या कॉपर इन दोनों में से कहीं पर कोई व्यू?
दीपाली देखिए, अब एंटिसिपेशन यही है कि हो सकता है कि जो ग्लोबल टर्मोइल है ये सुधर जाए और यहाँ पे फिर से इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आए, और क्लीन एनर्जी और न्यू एज बिजनेसेस में जिस हिसाब से बेस मेटल एक बड़ा रोल प्ले करेगा, उससे भी नकारा नहीं जा सकता है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो एक लास्ट 2-3 महीने का एक प्रेशर वाला माहौल था, उससे मार्केट बाहर आ चुका है। सामने चाइनीज न्यू ईयर है, उसके कारण भी एक डिमांड निकल के आने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और तेजी बरकरार रह सकती है, स्पेशली कॉपर में। मुझे लगता है फिर से 790 800 का लेवल 2 से 3 महीने में पॉसिबल है। करंट लेवल्स में थोड़ा सा डिप अगर दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ रूपी अप्रिसिएशन और 645 650 का लेवल मिलता है तो एंट्री पॉइंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑफ 620 एंड अ टारगेट ऑफ 690। ऑल राइट, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स में, चाहे वो सोना चांदी है या फिर कॉपर, बाइंग रिकमेंडेशंस निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही हैं। जय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आप तमाम नॉन एग्रो स्पेस पे राय देने के लिए। मुझे और दीपाली को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद सुमित यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में तैयार हैं, इक्विटी का पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे।